नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ इंस्पायर टू हिंदी से और यह है Asus का ROG Phone 3। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी देख चुके हैं और मुझे इस फ़ोन को चलाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये फ़ोन आपके लिए वर्थ बाइंग है या फिर नहीं। और शुरुआत करते एक बढ़िया से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो छोटी मोटी चीज़ें उनको आउट ऑफ द वे करते हैं। तो अगर आपने हमारी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी देख रखी तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बिल्ड और डिज़ाइन पे काफ़ी काम किया इस बार Asus वालों ने। जो एक आउटलैंडिश सा डिज़ाइन था पिछली बार इसका, और मतलब जो फर्स्ट ROG फ़ोन एकदम ही अलग सा लगता है देखने में, उसके मुकाबले ये फ़ोन जो है उतना ज़्यादा आउटलैंडिश तो नहीं लगता देखने में। यह अब एक ऐसा फ़ोन है जिसको अगर आप किसी टेबल पर रख देंगे तो बहुत सुंदर भी लगेगा ये देखने में। बट एक और चीज़ जो अभी भी इसमें है कि इसमें पीछे RGB लाइट्स दे रखी हैं और जो इसका एक टोटल गेमर्स वाला एस्थेटिक था ना, वो अभी भी इसमें मौजूद है। तो अभी भी इसको देख के कई लोग, जैसे मैं रोड पे चल रहा होता था या कॉल ले रहा होता था या जो मेरी जान पहचान के लोग होते थे, पूछते थे कि भाई ये फ़ोन कौन सा है। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ यानी कि नेटवर्क क्वालिटी और कॉल क्वालिटी और उसके अलावा वाईफाई वगैरह की स्पीड। तो ये आता है कॉलकॉम के स्नैपड्रैगन 865 प्लस के साथ, यानी कि इसके अंदर कॉलकॉम का सबसे लेटेस्ट 5G मॉडेम है। मुझे कॉल क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लगी, नेटवर्क क्वालिटी बहुत सही लगी। 4G प्लस पे कैरियर एग्रीगेशन पे जो डाउनलोड स्पीड्स थे वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल के लगे। वाईफाई की मैं बात करूँ तो मैंने इस पर 5 GHz वाईफाई और 2.4 GHz दोनों डुअल बैंड वाईफाई यूज़ करके देखे। उसमें भी स्पीड मुझे बहुत जेन्युइन लगी, सही आ रही थी। और इसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि वॉइस क्लैरिटी कैसी थी कॉल्स पे, तो वो भी मुझे बहुत सही लगी। एक मुझे काफ़ी यूजेबिलिटी में इशू क्या नज़र आया कि जैसे ये फ़ोन को मैं लॉक करके रखता था ना और पॉकेट में डालता था, तो जो एक्सीडेंटल टचेस होते हैं वो, मतलब मैंने इसको ज़्यादा कुछ सेटअप उतना ज़्यादा छेड़ा छाड़ा नहीं या हर एक चीज़ को ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं करा, और नॉर्मल यूज़र भी शायद मेरी तरह ही चलाएगा। तो जब मैं इसको जैसे फ़ोन को मैंने ऐसे जेब में रखा हुआ था, तो हो ये रहा था कि जो एक्सीडेंटली वो होता है ना, इमरजेंसी डायलर में बहुत सारे ऐसे नंबर दब जाते हैं। हर बार ऑलमोस्ट ये होता था कि मैं फ़ोन खोलता था और इमरजेंसी डायलर मेरा चालू होता था। तो ये मैं बोलूँगा कि 10 में से कम 5 या 6 बार तो ऐसा होता था कि मैं फ़ोन बाहर निकालता था जेब से और देखता था भाई इमरजेंसी डायलर में अंधाधुंध बहुत सारे नंबर डायल हो रखे हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है एक सॉफ्टवेयर बग है, और डिस्प्ले जेब में रखने पे डिस्प्ले एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। वो अगर हो रही है तो उस पर थोड़ा सा Asus को काम करने की ज़रूरत है। कि जो बैक पे कैमरा बम्प है, इसके साथ जो केस मिलता है वो लगाने के बाद भी कैमरा बम्प थोड़ा सा उठा सा रहता है। तो मैं तो एकदम बच्चे की तरह फ़ोन को चलाता हूँ, फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हल्का सा, जैसे एक हल्का सा स्क्रैच सा आ गया है। क्यों आ गया वो? बिकॉज कैमरा बम्प जो है वो इतना उठा हुआ है कि वो केस लगाने के बाद भी अगर आप किसी टेबल पे या सरफेस पे इसको रख रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्क्रैच होने की आशंका है। तो मैं ये कहूँगा कि Asus वाला जो केस है जो बॉक्स में मिलता है, उसके अलावा अगर आप कोई थर्ड पार्टी केस लेंगे तो आपको शायद ज़्यादा लंबे टाइम तक इस फ़ोन की फिनिश को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार एक हैंडी फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी बड़ा फ़ोन है। डायमेंशंस, वेट और जितने भी हार्ड नंबर्स होते हैं वो सारे आपकी स्क्रीन पे हैं, और उसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मतलब ये हल्का फ़ोन तो किसी भी एंगल से नहीं है। और ऊपर से बड़ी बात ये कि इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है, तो उसकी वजह से जो इसका टोटल वेट और हैंडीनेस है वो काफ़ी ऊपर नीचे सा हो जाता है। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें सामने ही स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। और मतलब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने फ़ोन को एज अ मीडिया डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं, तो 6000 mAh बैटरी कंबाइंड विद बढ़िया वाले स्टीरियो स्पीकर्स एंड जो इस पर एमोलेड डिस्प्ले जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल का पैनल है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में अभी सबसे बेस्ट पैनल्स में से एक इसमें यूज़ किया गया है, बिकॉज ये बहुत ही कलर एक्यूरेट पैनल है। डेल्टा ई नाम से एक चीज़ होती है जो कि बताती है कि कलर एक्यूरेसी किस हद तक है। तो इसका डेल्टा ई लेस देन 1 है। तो वो मतलब कि जो डिविएशन है कलर्स में फ्रॉम द एक्यूरेट कलर वैल्यू बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें 144 हर्ट्ज तक का ऑप्शन आता है, जो कि एक बहुत ही मतलब माइंड बॉगलिंग नंबर है। जो इसका टच रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम है, लेटेंसी बहुत कम है गेम्स खेलते वक्त। वो एक मतलब इसको काफ़ी अच्छा डिवाइस बनाता है मल्टीमीडिया के लिए। गेमिंग करने वाले बंदे हैं और अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब, वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स वगैरह अगर आप देखते हैं और आपको बैटरी अच्छी चाहिए जो कि मतलब सही टिक जाए, तो आप ये फ़ोन लीजिए। अब बैटरी की ही बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिक्स्ड रहा। उसके पीछे रीज़न है, ये फ़ोन जब से मैं चला रहा हूँ तब से अब तक 4 OTA अपडेट आ चुके हैं इस फ़ोन के लिए। OTA यानी ओवर द ईयर अपडेट्स। तो चारों अपडेट्स में कुछ ना कुछ चीज़ें फिक्स हो रही थी और कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी।
पहले अपडेट के बाद जो इसमें जियो मेरा ठीक से नहीं चल रहा था वो जियो सही से चलने लग गया, जियो का सिम। और बाकी भी छोटे मोटे जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए। दूसरे अपडेट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई। और इस दौरान मुझे बहुत ही गजब वाली बैटरी लाइफ मिल रही थी, मतलब ऑलमोस्ट 144 हर्ट्ज पे पूरे दिन रखने पे 1 दिन की बैटरी लाइफ या 1.5 दिन की बैटरी लाइफ मिल रही थी। तीसरा OTA अपडेट आया तब तक सब कुछ सही। जैसे ही अभी जो लेटेस्ट OTA अपडेट आया इस फोन का, उसके बाद से पिछले 2 दिन से ये हो रहा है कि 144 हर्ट्ज पे भी स्टैंड बाय पे बैटरी ड्रेन हो रही है, या नॉर्मल यूसेज पे भी बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रही है। और हर बार यार आप बैलेंस्ड मोड से इसको सुपर सेवर मोड पे तो डालोगे नहीं, तो मतलब सिर्फ स्टैंड बाय में भी फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा चुस रही है। और मतलब जैसे 60 हर्ट्ज पे भी करने के बाद फ़ोन की बैटरी सिर्फ मेरी 1 से 1.5 दिन चल रही है, जबकि 60 हर्ट्ज पे ये फ़ोन शुरुआत में मुझे आराम से 2-2.5 दिन की बैटरी लाइफ दे रहा था। तो मुझे पर्सनली अभी ऐसा लग रहा है कि जो ये करंट वाला OTA अपडेट आया, इससे इसकी परफॉर्मेंस प्रोफाइल में कुछ ज़्यादा छेड़खानी कर दी एसुस वालों ने, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। तो 6000 mAh की बैटरी जो है आराम से, जैसे अगर मेरा पुराना एक्सपीरियंस को मैं काउंट करूँ, जो मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस था जब वो OTA अपडेट नहीं आया था, तब तो भाई मज़ा ही आ रहा था चलाने में कि 6000 mAh बैटरी मेरी आराम से 1.5-2 दिन टिक रही थी। ठीक है, जो मेरा यूसेज है उस पर, मेरा यूसेज क्या है, थोड़ी बहुत मैं कभी कभार PUBG खेल लेता हूँ, उसके अलावा मैं बेसिकली यूट्यूब वीडियोज़ देखता हूँ इस पर और गाने सुन रहा होता हूँ। और मतलब कम से कम 1-1.5 घंटा तो मैं स्पीकर पे गाना बजाता हूँ जब मैं जिम वगैरह कर रहा होता हूँ या मैं नहाने जाता हूँ। भाई आदतें हैं भाई, क्या कर सकते हैं यार, बिगड़े जाता है इंसान यार समय के साथ। हाँ, तो मतलब ये सब करता हूँ, तो तब मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो मेरा यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से भी बैटरी लाइफ मुझे सही लग रही थी। बट अभी जो OTA अपडेट आया उससे थोड़ा सा इशू आ गया, तो आई होप कि ये रिजॉल्व कर देंगे इस चीज़ को जल्द ही। और जैसे ये रिजॉल्व कर देते हैं, तब जो मेरा इनिशियल वर्डिक्ट था, जो मेरा अभी भी मैं उसी को ही मानूंगा कि बैटरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त है और मल्टीमीडिया यूज़र्स के लिए काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। अब अगर मैं गेमिंग की बात करूँ, तो कोई बंदा एक आईफोन लेगा गेमिंग के लिए, जैसे ज़्यादातर जिनको मैं जानता हूँ जो PUBG एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलते हैं, जिन भी लोगों को मैं जानता हूँ, ज़्यादातर वो आईफोन्स प्रेफर करते हैं। क्यों? उनका ये मानना है कि आईफोन्स में इनपुट लैग बहुत कम होता है और आईफोन्स में मतलब खेलना बहुत ईजी है, अगर आप PUBG ही खेलना चाहते हैं या कोई भी ऐसी गेम खेलना चाहते हैं। तो उसके मुकाबले इसमें मुझे फ़र्क कहाँ पे नज़र आया, जब आप इस पर, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस पर X मोड इनेबल करते हैं और सारी परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स इनेबल करते हैं, X मोड जो है वो क्या करता है कि इसकी जो क्लॉक स्पीड है उसको एकदम हाई लेवल पे जाके फिक्स कर देता है। जैसे 3.1 गीगाहर्ट्ज़ तो वहाँ पे फिक्स कर दिया उसने उसको, तो फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आते उस पर। X मोड पे खेलिए और पावर प्रोफाइल हाई करके खेलिए, सब कुछ हाई करके खेलिए एकदम, तब जब जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो अलग ही लेवल का मिलेगा। और तब मुझे ऐसा लगा कि फ़ोन थोड़ा सा हीट कर रहा था। अगर आप एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम और HDR में खेल रहे होंगे PUBG जैसी गेम को और X मोड इनेबल करके, और आपके पास इसकी एक्सेसरी नहीं है, जैसे कि मेरे पास अभी इसकी एक्सेसरी नहीं है कूलिंग फैन वाली, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये फ़ोन गर्म हो रहा है गेम खेलते वक्त, एंड गर्म होगा ही होगा। तब तो यार इतने हाई सेटिंग्स पे आप गेम खेलोगे तो गर्म होगा ही होगा। अगर आप स्मूथ और एक्सट्रीम पे खेलोगे तो उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और गेमिंग के हिसाब से यार मतलब नो ब्रेनर है ये फ़ोन। जो 144 हर्ट्ज़ अभी बहुत ज़्यादा गेम्स तो सपोर्ट नहीं करते, बट जैसे जैसे जो गेम्स अगर अच्छा FPS सपोर्ट करते हैं, अच्छा रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं, तो उनमें मज़ा बहुत अलग लेवल का आता है। और जो गेम्स नहीं भी सपोर्ट करते, वहाँ पे अगर इनपुट लैग बहुत कम है खेलते वक्त, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है कि मतलब इनपुट लैग इतना कम है कि आप जो आपके मूवमेंट्स होते हैं, पर्सनली मुझे तो ये लग रहा था कि मैं उतना अच्छे से खेल भी नहीं पा रहा था जितना अच्छा ये फ़ोन है। तो वो एक हंसी वाली बात हो जाती है कि मतलब ऐसा हुआ लंगूर के हाथ में अंगूर वाली बात हो गई कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार इतना फास्टली मैं खेलूँ कैसे, जितना उस पर फास्टली वो चल रहा था। तो थोड़ा मतलब मुझे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है गेम खेलने के मामले में। इसके अलावा अगर कैमरा की बात करें, बहुत लोगों को दिक्कत इसी बात से होगी कि आप ऑलमोस्ट 50,000 प्लस रुपीज़ दे रहे हैं एक ऐसे फ़ोन के लिए, तो कैमरा कैसा है? तो कैमरा इसका एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया है और मैंने इस पर Gcam वगैरह भी टेस्ट करा तो रिजल्ट्स आर गुड। और जो स्टॉक कैमरा है उससे भी बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। मतलब उतना एकदम एक्सेप्शनल लेवल का तो कैमरा मैं नहीं कहूँगा, जैसे बहुत सारे अन्य फ़ोन भी आपको मिल जाएंगे इस प्राइस रेंज में जो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देंगे ऑलमोस्ट सारे कंडीशंस में। बट यार ठीक है, जो भी बंदा ये फ़ोन लेगा वो सिर्फ कैमरा के लिए तो नहीं लेगा। कैमरा आपको अच्छा मिल रहा है, लाइक ऑलमोस्ट जैसे अगर मैं 1 to 10 के उस पर रेट करना चाहूँ तो कैमरा को मैं 7.5 दे सकता हूँ, इतना ठीक कैमरा ही है। तो इससे जितने भी मैंने शॉर्ट्स लिए, वीडियोस लिए, वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे।
4K HDR वीडियोस भी ये शूट कर सकता है और 8K वीडियोस भी ये शूट कर सकता है। तो मतलब कैमरा में क्वालिटी में कहीं पे भी कमी नहीं करी गई है एज सच। और मुझे फ्रंट कैमरा भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक लगा। बट यही है कि थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कैमरा के मामले में। अगर आप एक मतलब ऐसे यूज़र है जिसको सब कुछ ही एकदम टॉप नॉच चाहिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। बट अगर आप एक मल्टीमीडिया यूज़र हैं या एक गेमर हैं या एक ऐसे बंदे हैं जो कि अपने फ़ोन को एकदम मल्टीमीडिया हब के तौर पे यूज़ करता है, पूरे टाइम बस गेम खेलना है, वीडियोस देखनी है, नेटवर्क परफॉर्मेंस आपको अच्छा चाहिए और मतलब गेम्स खेलते वक्त आप चाहते लैग वगैरह ना हो, तो वो चीज़ इस पर बहुत अच्छी है। इस पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये भी बहुत हद तक फास्ट है। और सिस्टम लाइटिंग जो है, जो मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ये RGB लोगो वगैरह इसका ग्लो करता रहता है मस्त एकदम लाइट के साथ, और इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से। तो वो चीज़ भी इसको काफ़ी एक अलग सा फ़ोन बनाती है। परफॉर्मेंस के मामले में बहुत टाइम तक ये फ़ोन स्लो डाउन नहीं करेगा। तो फाइनल एक बात आती है कि जो इसका करंट प्राइसिंग है जो कि आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, इस पे क्या एक फ़ोन लेने लायक है कि नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ यार ये फ़ोन लेने लायक है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक्स होते हैं एक बढ़िया स्मार्टफोन के, इसमें वो सारे बेसिक्स तरीके से कवर्ड है। जैसे कि एक गुड नेटवर्क परफॉर्मेंस, अच्छी कॉल क्वालिटी, डिस्प्ले बहुत अच्छा होना, स्पीकर आउटपुट बहुत अच्छा होना, चार्ज थोड़ा जल्दी हो जाना, जो इसके डिफ़ॉल्ट चार्जर से चार्ज जल्दी हो जाता है। अभी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसकी मदद से एक इंसान का एक फाइनल एक्सपीरियंस जो होता है वो जज होता है, वो सब बहुत सही है। फिर वहीं कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि कुछ व्यक्तियों को इसके खिलाफ कर देंगे, जैसे कि ईज़ ऑफ यूसेज, हैंडी कितना है फ़ोन, और भी कई सारी चीज़ें कि जेब में डालने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत भारी है। इन फैक्टर्स में मैं कहूँगा कि ये फ़ोन थोड़ा पीछे है। तो इसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है इस फ़ोन के लिए, और इवन वो लोग जो कि सिर्फ अपने फ़ोन को एज अ वीडियो वॉचिंग डिवाइस या फिर कॉल करने वाला या वीडियो कॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, या आपको पूरे टाइम वीडियोज़ देखनी है और मतलब सिर्फ एक मल्टीमीडिया हब के तौर पे फ़ोन यूज़ करना है, तो ये बहुत ही सही फ़ोन है। अगर आप वहीं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हैंडी फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको मैं नहीं रिकमेंड करूँगा यार। हैंडी फ़ोन और भी बहुत सारे मार्केट में और काफ़ी कम प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। तो आपको सब कुछ हमेशा बेस्ट नहीं मिल सकता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट अगर मैं कहता कि कोई एक फ़ोन जो कि ऑलमोस्ट उस बेस्ट के करीब जा रहा है एंड्रॉयड की दुनिया में, तो शायद से ये एक वो फ़ोन है जो उस बेस्ट के करीब जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें, नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी दे रखी है उसको श्रद्धालुओं के बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।